कार्यक्रम के आरंभ में आज मैं जिनके सवालों का उत्तर बताने वाला हूं, अंतिम हिस्से में मौसमी चिमोटे नाम है इनका। ये हैं अमरावती महाराष्ट्र से। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम है धर्मेंद्र यादव और ये हैं राजस्थान अलवर से। डेट ऑफ बर्थ इनका 1974 का है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूँ और इनकी कुंडली में मैं सबसे पहले पंचांग का दर्शन कराऊंगा, जहां मैं आप लोगों से यह भी निवेदन कर रहा हूं कि कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखने के बाद जरूर देखा करिए। सबसे पहले तो दोनों वक्त का कार्यक्रम, जीवन में कुछ अच्छा ही देख रहे हैं, हाँ गलत चीजें तो मिल नहीं रही हैं। उसके बाद एक अलग तरीके का दिव्य ज्ञान हो रहा है प्राप्त। तो ये सब चीजें मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्रत्येक दिन का कार्यक्रम अवश्य देखा करिए। साथ ही साथ झट से इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूं। कार्तिक माह और अश्विन माह का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति को जिद्दी बना देता है और साथ ही साथ कई बार ऐसी स्थिति बनती है जहां व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही दम के साथ किसी भी काम को करने वाला होता है। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के जीवन में पापक ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाएगा। मतलब यहां पे आप राहु, मंगल, सूर्य और शनि, इनकी स्थितियां जो हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगी। मतलब व्यक्ति जो है वो साहसी ज्यादा होगा और विपरीत परिस्थिति से लड़ने की क्षमता व्यक्ति में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। कृष्ण पक्ष हेमंत ऋतु चतुर्दशी तिथि के कारण व्यक्ति के जीवन में धन, व्यक्ति के जीवन में मन, व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, व्यक्ति के जीवन में स्वभाव, व्यक्ति के जीवन का शांत होना और व्यक्ति के जीवन का प्रभाव, ये जो होता है वो थोड़ा थोड़ा सब कमजोर सा होता है। जैसे इन्होंने सवाल भी पूछा है कि सर्दी खांसी मुझे लगी रहती है, तो वो क्यों है? तो वो इसी के कारण है क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा पापक हैं और वो छठे भाव में बैठे हैं जहां वो ठीक नहीं समझे जाते। मैंने ये कई बार कही। हालांकि एक बात बड़ी अद्भुत है चंद्रमा के बारे में कि अगर चंद्रमा छठे भाव में बैठे होते हैं तो व्यक्ति को कभी भी हारने नहीं देते, जीवट बना देते हैं, साहस उसके पास रहता है। मतलब लड़ने के लिए व्यक्ति जो है वो परिस्थितियों से हमेशा ही बेचैन सा रहता है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसके पास एक दिव्य ही आभा रहती है। इसमें मंगलवार का इनका जन्म हुआ है, इस वजह से भी व्यक्ति में आतुरता और भागने की जिद, कुछ पाने की ललक और हमेशा ही बेहतर करने का प्रयास बना रहता है। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा पापक, इस वजह से मन पाप और मन से प्रभाव कमजोर, या फिर ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य कमजोर रहे, या फिर ये कह सकते हैं कि धन एक जैसा ना रहे, या फिर ये कह सकते हैं कि जीवन में एक जैसी निरंतरता ना रहे। अगर ये सारी चीजें हो रही है तो निस्संदेह चंद्रमा के उपाय पे आपको जाना चाहिए या फिर चंद्रमा को समझने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में प्रीति योग या फिर आयुष्मान योग स्वाति नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जीरो से शुरू करता है, अनंत तक की यात्रा करता है और बहुत ही मन मुताबिक सबको उत्तर देने वाला होता है। जिसको जैसा उत्तर पसंद है ये वैसा ही उत्तर बोलता है। और विष्टिकरण, शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति जो होता है हठी, जिद्दी, लेकिन होता बड़ा मार्मिक है और बड़ा ही पौराणिक होता है। मतलब उसके जीवन में धर्म का, अध्यात्म का, ज्ञान का और आध्यात्मिक जगत का प्रभाव आसानी से देखने को मिल जाता है। पूजा पाठ, धर्म ग्रंथ, मंत्र जप, ध्यान धारणा, समाधि, इन सब चीजों की तरफ व्यक्ति का झुकाव होता है। इस तरीके का व्यक्ति के जीवन में सवाल देखने को मिल जाते हैं और इस तरीके से व्यक्ति जो है तो होता है वो कई बार लोगों को प्रभावित भी कर बैठता है। ये बात भी देखने को मिलती है। इनकी कुंडली में सबसे अच्छी बात पंचांग में क्या हो सकती है? पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति का प्रभाव जो है वो देवगण का है। ये सबसे अच्छी बात है जो इनके स्वभाव को बहुत ही चिंतनशील, मननशील और व्यवहारिक बनाने वाला, किसी के भी प्रति जो है वो व्यक्ति गलत और उदासी भरा जो है वो प्रभाव नहीं रखता है, सबको बांध करके रखने वाला होता है, सात्विक होता है, शुद्ध होता है, चैतन्य होता है, मनस्वी होता है और प्रभाव उसका दैवत्व का होता है। साथ ही साथ व्यक्ति जो होता है वो शुभकारी होता है और उपकार करने वाला होता है। अब मैं इनकी कुंडली में आपको पंचांग से तो परिचय करा चुका हूं। अब इनकी कुंडली में मैं आपको इनकी कुंडली पे आता हूं। वृषभ लग्न की कुंडली, ये स्थिर लग्न,
और शुक्र से प्रभावित ये राशि, जहां स्थिरता से व्यक्ति के जीवन, इन्होंने सवाल पूछा है राजनीति में सफल होने का योग है कि नहीं है। सूर्य और चंद्रमा यहां जन्म कुंडली में बैठे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, छोटे स्तर का व्यक्ति जो होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसकी पहचान भले बड़े लोगों से होती है पर कई बार उनका सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है। ये व्यक्ति छोटे स्तर पे, मतलब बाजार के जो जहां पे आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर के लोगों से आप चुनाव जीत सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि एक सामान्य राजनीतिज्ञ व्यक्ति हो सकता है, सामान्य राजनीति कर सकता है, उसके जीवन में ऐसी स्थिति दिख रही है। गुरु का प्रभाव इतने सारे ग्रहों को प्रभावित करेगा, वृषभ लग्न की कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते। इसका मतलब है कि अष्टम भाव के अधिपति धन भाव को देखेंगे तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति तो देंगे, साथ ही साथ लाभ भाव के अधिपति अगर लग्न को या लग्न से केंद्र में, या धन को या धन भाव से केंद्र में या धन भाव को देखेंगे तो इन दोनों ही चीजों पे सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन गौर करिए तो अष्टम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में दशम में जाना, ये पिता का स्थान है, जहां के अधिपति जन्म कुंडली में मित्र की राशि में, लेकिन यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में व्यक्ति को ऋणी और कई बार व्यक्ति के पिता के साथ संबंधों को कमजोर, क्योंकि शुक्र बैठे हैं साथ में तो नीच भंग अलग हो रहा है, लेकिन बात समझने की है कि वो अस्त भी होंगे 26 डिग्री के सूर्य और 27 डिग्री के शुक्र। इसका मतलब है कि शुक्र का प्रभाव कमजोर, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही परिस्थितियां, इन्होंने सवाल भी पूछा है, मैंने इनका सवाल पढ़ा है कि हमेशा कुछ दुश्मन बने रहते हैं। और वो क्यों बने रहते हैं? वो इसलिए ही बने रहते हैं, हालांकि वो आपका कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो बुध यहाँ साथ में बैठा है और इस भाव का अधिपति यही बैठा है। ये अस्त अगर नहीं होते, शुक्र अगर अस्त नहीं होते तो निसंदेह उन दुश्मनों से आपका पीछा कब का छूट चुका होता, लेकिन वो चूंकि अस्त हो गए हैं इस वजह से उनसे आपका पीछा नहीं छूट रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य भी नीच के होकर के बैठे हैं, जिनका नीच भंग करने वाला ग्रह स्वयं उनसे अस्त हो जा रहा है। इस वजह से वहां पे एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही वातावरण उसे नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ इस कुंडली में गुरु अष्टम भाव के अधिपति होकर के उसे देख रहे हैं। आए दिन विपरीत परिस्थितियों का निर्माण भी व्यक्ति के जीवन में होता रहता है। समझ में आ रही होंगी चीजें? मैं बिल्कुल शांति से आपको बताना चाहता हूं कि ये कुंडली यहां जो बनी है वो मूलतः धन भाव की कुंडली है। धन भाव में इसकी राशि बनी होती है, लग्न में बन रहा है, धीरे धीरे व्यक्ति को सर्वस्व मिल जाता है क्योंकि धन भाव में शनि गुरु से दृष्ट हैं। तो लग्नेश जन्म कुंडली में गुरु से दृष्ट, गुरु की दृष्टि और भाग्य भाव के अधिपति और दशम स्थान के अधिपति जो शनि इस कुंडली में सबसे ज्यादा कारक होते हैं, वो मित्र की राशि में बैठ करके व्यक्ति के जीवन को महाधनी योग में घटित कर रहे हैं। मतलब भाग्य भाव के अधिपति का द्वितीय भाव में जाना और गुरु जैसे ग्रह से देखा जाना, जो कि लाभेश होता है, लग्नेश के अच्छे मित्र नहीं होते, लेकिन गुरु की दृष्टि यहाँ पे शत्रुवत हो रही है। थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति से युक्त होकर के ये गुरु आपको परिणाम देते रहेंगे। इस गुरु की सातवीं दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी, जहाँ के अधिपति स्वयं आपको नौकरी में या कई बार नौकरी करने वाला या नौकरी छोड़ करके कई बार व्यवसाय करने वाला बना रहे हैं, ऐसी स्थिति में यहाँ पे संपूर्ण सुख तो नहीं, पर फिर भी चूंकि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए 5 अंक बड़ा अच्छा होता है, इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में कन्या राशि और मकर राशि और कुंभ राशियां, ये 3 राशियां आपके लिए अच्छी साबित होंगी। शुक्रवार का दिन अच्छा होगा, दक्षिण दिशा अच्छी साबित होगी और 5 तारीख अच्छी होगी, 14 तारीख अच्छी और 23 तारीख, ये आपके लिए कुछ अच्छे, अगर सफेद रंग हो तो बहुत अच्छा हो। शुक्रवार और शनिवार का दिन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। पर इसके अलावा और भी चीजें जो मैं बताना चाहूंगा, आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अष्टम और पापी भाव के अधिपति होकर के इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते। तो यहां से वो माता के साथ और पिता के साथ, हालांकि माता को लेकर के तो फिर भी एक अच्छी बात देख रहा हूं, पर पिता को लेकर के थोड़ी सी कष्टमयी, या पिता से व्यक्ति को संपूर्ण लाभ नहीं मिलता, या व्यक्ति का आत्मबल कमजोर होता हुआ देख रहा हूं। क्योंकि यहाँ के जो अधिपति हैं वो वस्तुतः इस भाव से पंचमस्त गए हैं, तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ तो अवश्य मिल जाता है, लेकिन उस भाव पे गौर करिए, किसी शुभ ग्रह का और अन्य प्रभाव नहीं है। एक ही शुभ ग्रह देख रहे हैं जो कि अष्टम और एकादशवें के अधिपति होते हैं, परंतु उस भाव से तृतीयस्थ कोई ग्रह नहीं, उस भाव से तृतीयस्थ कोई ग्रह नहीं, उस भाव से चतुर्थस्थ कोई शुभ ग्रह नहीं, उस भाव से चतुर्थस्थ कोई शुभ ग्रह नहीं, उस भाव से पंचमस्थ, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव जो इस भाव को कमजोरी भी दे सकता है और साथ ही साथ इस भाव को कमजोर भी कर सकता है। इस वजह से ही मैंने आपको एक बात गारंटी देके बताता हूं, गारंटी लिख के देता हूं मैं तो,
कि किसी भी भाव पे, भले ही आपको कई बार ये ऐसे कार्यक्रम मिल जाएंगे कि एक ही भाव में बहुत सारे ग्रह अगर मिल जाएं तो बड़ा अच्छा परिणाम होता है, पर मैंने जहां तक कई कुंडलियां ऐसे देखी हैं जहां पे एक ही साथ जब इतने सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो भाव कहीं का नहीं रह जाता है। और ये मैं इस पे कई सारे कार्यक्रम बना भी चुका हूं और उसको साबित भी कर चुका हूं। इस वजह से इस तथ्य को बदलने की बारी भी हो सकती है और इस पे मंथन की आवश्यकता भी है ज्योतिषीय क्षेत्र में, क्योंकि एक साथ जब इतने सारे ग्रह बैठेंगे तो निस्संदेह ये भाव कंफ्यूजन में जाता है और जातक के जीवन जो ये कुंडली है इसमें भी आप जरा देखिए, व्यक्ति जो है वो हमेशा ही उलझनों में रहा है, दुश्मनों से घिरा रहा है। ऐसा क्यों? अगर इतने सारे ग्रह होते तो निस्संदेह इस भाव को बलवान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से भी मैंने आपको इससे पहले भी कई ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं जिसमें ये बात कही है कि किसी भी भाव में अगर बहुत सारे ग्रह बैठ जाते हैं, 4 ही ग्रह क्यों ना बैठ जाएं, 3 ही ग्रह क्यों ना बैठ जाएं, 2 तक ठीक रहता है, पर 2 से जैसे ही ज्यादा ग्रह बैठते हैं वो भाव संकुचित, विक्षिप्त या प्रभावित होते देखा जाता है। और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव तो इसको लेन देन करने वाला भी नहीं बनाएगा। तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति बनती है, जो व्यक्ति हमेशा ही समस्याओं से घिरा हुआ या हमेशा ही विपरीत परिस्थिति का निर्माण उसके जीवन में होता रहे। अब इस तथ्य का जो है वो परिपूर्ण तरीके से अवलोकन तो ये जातक ही स्वयं कर सकता है, पर जो सवाल इनके मैं देख रहा हूं इसके आधार पर इस भाव से संबंधित सवाल इन्होंने ज्यादा पूछे हैं और ये भाव सबसे ज्यादा प्रभावित भी मुझे दिख रहा है। इतने सारे ग्रह बैठे तो जरूर हैं, पर यहाँ पे सबसे बढ़िया कौन बैठेगा? मंगल, क्योंकि पापक ग्रह का जन्म कुंडली के 6ठे भाव में, 3रे भाव में, 11वें भाव में, 8वें भाव में अच्छा परिणाम देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ग्रह अस्त के शुक्र, इस वजह से इस भाव का परिणाम कमजोर, तो शत्रुओं से लड़ने की ताकत कमजोर। पर अगर वो हिम्मत रख रहा है तो उसमें सिर्फ 2 ग्रहों के प्रभाव के कारण, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, वो है मंगल और बुध, क्योंकि सूर्य भी नीच के हैं और चंद्रमा तो यहाँ पे ऐसे भी अच्छे नहीं होते। साहस व्यक्ति का अलग तरीके से नेचर रहा, क्योंकि चंद्रमा 6ठे भाव में व्यक्ति को साहस देते हैं। बुध व्यक्ति को लड़ने की और चपलता और साथ ही साथ दुश्मनों से कैसे निपटना है इसका ज्ञान देते रहते हैं। और मंगल व्यक्ति को बल देता रहता है कि नहीं, मुझे लड़ना ही होगा। ये भाव जो व्यक्त होता है, यहाँ इतने सारे ग्रहों में मंगल के ही बल पे ये भाव टिका हुआ है। इतने सारे ग्रह हैं फिर भी, तो यहाँ पे सूर्य भी कमजोर, शुक्र तो पूर्णतया अस्त हो जा रहे हैं, बुध और चंद्रमा वैसे भी शुभ ग्रह होकर के 3 ग्रह यहाँ पे अच्छे परिणाम नहीं करने वाले बनेंगे। व्यक्ति ऋण में से निकल जाएगा, ऋण से जो है वो उसकी स्थिति, जो पैसे अटके हुए हैं वो भी निकल जाएंगे, जो पैसे किसी को दे रखे हैं वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ मंगल बैठे हैं। वस्तुतः लेना आपके लिए बनना रहेगा, पर देना ठीक नहीं होगा। ये बात अब से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। गुरु की दृष्टि इस भाव को मिल रही है, इस वजह से एक शुभ माहौल भी यहाँ पे दिख रहा हूं, तो ये स्थिति यहां तक है। अब आप अपनी कुंडली में राहु को देखिए। सबसे पहले राहु के बारे में ही विचार करते हैं। केंद्र में राहु का बैठना, पापक ग्रह राहु और पापक ग्रह की राशि में, इस वजह से अब यहाँ का माहौल गड़बड़ हो सकता है। कैसे? तो डेली बेसिस का इनकम जो है वो मिनिमाइज होता रहे। चंद्रमा चूंकि 6ठे भाव में बैठे हैं तो इनकम जो है वो कभी भी एक जैसा ना रहे, वो फ्लक्चुएशन में जाता रहे। और साथ ही साथ ये डेली बेसिस और डेली रूटीन है, ये अव्यवस्थित या कई बार आलसी या रेंग करके चलने वाला, मतलब लगातार सरपट दौड़ ना लगाए, गिरगिट कभी रुके कभी चले, कभी रुके कभी चले, एक जैसी वो चाल नहीं चलता। इस कारण से ये भाव प्रभावित हो रहा है। अगर आपको आय मिल रही है तो उसके पीछे का एक कारण ये हो सकता है कि इस भाव से केंद्र में गुरु कम से कम बैठे हैं। इस भाव से केंद्र में इस भाव का अधिपति तृतीय गया है इस वजह से, और इस भाव पे 3री दृष्टि शनि की है जो कि भाग्य के अधिपति होकर के 4थ स्थान को देख रहे हैं। तो व्यक्ति माता का पुजारी, माता का भक्त और माता से लाभ प्राप्त करने वाला भी हो जाता है। पर माता की बीमारी या फिर जैसे होता है ना, जैसे कि लगातार वो बीमारी माता को रहे, फिर उसको भी हो जाए, फिर उसके वंशज को, ऐसी ऐसी बीमारियां ये लगातार चलती रहती हैं। इस वजह से ये कभी खत्म तो नहीं होती हैं, पर वस्तुतः आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे, आप 74 के हैं, आप क्या बड़े होंगे। तो ये स्थिति है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये अनुभव के हिसाब से ही ठीक होती हैं, ये वैसे खत्म होने वाली बात नहीं है। क्योंकि सूर्य भी कमजोर है, चंद्रमा 6ठे भाव में रोग में बैठे हैं, रोगेश अस्त है, लड़ने की ताकत कम है, इम्यून बढ़ाना होगा, गर्म पदार्थों का सेवन ज्यादा करना होगा। वैसे एक बात और बता देता हूं, ये चंद्रमा यहां पे बैठे हैं, ठीक हो सकते थे, पर हर एक कुंडली में एक जैसे ही तर्क सिद्ध नहीं होते। आपकी कुंडली में लग्न में केतु बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो संशयात्मक होता है और व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही एक छोटी छोटी बीमारी, छोटी छोटी बीमारियां बनी रहती हैं। और उसके सामने कई बार वो जैसे बिना मति बुद्धि का हो जाए, उसको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा लगी रहती है, सवालों के उत्तर ढूंढने में उसको वक्त लग जाते हैं और इस वजह से कई बार वो जीवन में पिछड़ सा जाता है।
ऐसे भी भाव दिखते हैं। मतलब राहु और केतु यहाँ पे बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, तो इस वजह से हमें दाम्पत्य को फोकस करना होगा और व्यक्तित्व को और भी बृहद आकार देने के लिए गणेश जी की और दुर्गा जी की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि वृषभ राशि है, आपके जीवन में वैसे भी स्थिरता बहुत धीरे धीरे है, धीरे 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 धीरे। क्यों? क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए गुरु तो अच्छे होते नहीं है, और गुरु जो बैठे हैं वो शतभिका के बैठे हैं, जिसका अधिपति राहु ज्येष्ठा में बैठ करके आपके पास प्रतियोगिता ला रहा है। अब इसी कुंडली को आप जरा नवमांश कुंडली में देखिए तो लग्न में 12 नंबर लिखा, जो कहां का भाव है? एकादशवें भाव के अधिपति। और लग्नेश जो शुक्र हैं वो जन्म कुंडली में यहां बैठ रहे हैं 3 नंबर के। चतुर्थ स्थान में बैठना, बुध चंद्रमा और राहु का धनु राशि में बैठना, दो शुभग्रह के साथ राहु भी शुभग्रह की राशि में, राहु का शुभग्रह होना, और यहाँ पे शुभग्रह सारे शुभग्रह केंद्र में आ गए। गुरु की दृष्टि यहाँ पे, दाम्पत्य बिल्कुल अच्छा, सप्तम भाव के अधिपति के ऊपर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, और चंद्रमा के साथ बैठने के कारण जो कि पंचमेश है, ये एक अच्छी स्थिति दिख रही है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में कर्म क्षेत्र और व्यवसाय का क्षेत्र दाम्पत्य में आने के बाद ज्यादा अच्छा दिख रहा है। और साथ ही साथ जो एक स्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए, कैसी? मतलब भौतिकी सुख सुविधाओं में यहां भी गुरु का प्रभाव दिख रहा था, देने वाले बन रहे थे। मतलब व्यक्ति चाहे कुछ भी रहे, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति में जूझ रहा हो, उसके पास धन का, उसके पास संपत्ति का, उसके पास चल अचल संपत्ति का, उसके पास गहनों का, उसके पास बर्तनों का, उसके पास भौतिकीय सुविधाओं का, कभी इन सब चीजों में कोई कमी नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये बनता है कि व्यक्ति के जीवन का जो प्रभाव है वो ठीक है। मतलब आप भौतिकीय रूप से कभी भी अपने आप को कमजोर या निकृष्ट या कमजोर महसूस नहीं करेंगे, ये बात तो क्लियर है। मतलब ये कुंडली धन के मामले में ठीक है, क्योंकि भाग्य के अधिपति का धन में जाना और भाग्य के कारक और धन के कारक का देखा जाना, तृतीय भाव के अधिपति का छठे में जाना, व्यक्ति को पराक्रम करना पड़ता है, और व्यक्ति को कई बार दुश्मनों से उसका जो है वो संबंध बिगड़ता रहे, या कई बार भाइयों से भी संबंध बिगड़ता रहता है। ऐसी भी स्थितियां बन रही हैं। चतुर्थ स्थान के अधिपति के छठे में जाना व्यक्ति को नौकरी या नौकरी करने के बाद या नौकरी के प्रयास में असफल होने के बाद व्यक्ति को कई बार अपना खुद का व्यवसाय भी करते देखा जाता है। पंचम स्थान के अधिपति का छठे में जाना, संतान से दूरी, लेकिन इस भाव के कारक जो होते हैं वो गुरु उसे देख रहे हैं, तो संतान से एक समय पे थोड़ी अच्छी स्थिति न बनने के बाद में जाकर के वो अच्छी स्थिति बन जाती है। मतलब एक लेवल में आने के बाद दोनों ही मजबूती को प्राप्त कर जाते हैं और स्थितियां और दोनों का संबंध अच्छा हो जाता है। संतान का भविष्य खराब नहीं है, क्योंकि यहाँ के अधिपति को गुरु की दृष्टि प्राप्त हो रही है। वो रिसर्च आदि के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है, या पिता के साथ ही जुड़ करके अपना कारोबार स्थापित कर सकता है। ऐसी स्थिति बन रही है। छठे भाव के अधिपति का यहीं बैठना पर अस्त, इस वजह से व्यक्ति जूझता रहता है, और उसके पास कई बार जो है वो लड़ करके, झगड़ करके, अपने दुश्मनों के ऊपर व्यय करके, क्योंकि यहां से इतने सारे ग्रहों का प्रभाव यहां जा रहा है, तो दुश्मनों के ऊपर हो, विपरीत परिस्थिति के ऊपर हो, बुरी परिस्थिति के ऊपर हो, उसके धन का व्यय देखा जाता है। और ये खास करके शुक्र की दशा में, सूर्य की दशा में, बुध की दशा में, चंद्रमा, ये जहां जितने सारे ग्रह बैठे हैं, सबका प्रभाव जो है वो इनके अंतिम दशाओं में देखने को मिलता है, जहां ये सारे ग्रह अपनी अंतिम दशाओं में व्यय करवाते हुए निकले जा रहे हैं। ऐसी स्थितियां बन रही है। ये भाव मैं ठीक नहीं कहूंगा, मतलब ये भाव ठीक नहीं है। इस वजह से किसी से भी उलझने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस उसको बाहर से ही डराते रहिए, फुफकार मारते रहिए, ताकि वो आपके समीप ना आए। जैसे ही समीप आएगा, आपकी कमजोरी जान जाएगा। क्लियर है? सप्तम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं? पीछे। तो आर्थिक विपन्नता कभी ना रहे, सप्तम के कारक के साथ बैठे हैं। पत्नी के साथ सहयोग बिल्कुल ही सामंजस्य और बहुत ही अच्छा देख रहा हूं, उसमें कोई कमजोरी नहीं है, और इसको कमजोर करने का प्रभाव भी मत करिएगा, क्योंकि वस्तुतः आपकी कुंडली में अब बुध की दशा आने वाली है, जो इस कुंडली के लिए अच्छे होते हैं। वो बुध जन्म कुंडली में पंचम और द्वितीय भाव के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में दारिद्र दोष भी पैदा कर रहे हैं। मतलब इस समय आपको धन को बचा करके रखना होगा। अपने बजट के बारे में कभी किसी से कोई चर्चा नहीं करनी होगी, किसी को देने से बचना चाहिए। पर वस्तुतः इस दशा काल में आपको अपने धन का सही तरीके से समायोजन करने का प्रयास भी करना चाहिए, और उसको सही जगह पे खर्च करने का प्रभाव भी रखना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः बुध की दशा धनदायक हो सकती है। और इस दशा काल में व्यक्ति के जीवन में जब बुध में सूर्य आ जाए, जब बुध में शनि आ जाए, जब बुध में मंगल आ जाए, जब बुध में शुक्र आ जाए, तो ऐसी स्थितियां आपके जीवन में लाभदायक साबित हो सकती हैं। इसका मतलब है कि इन सब दशाओं में आपको लाभ में मैं देख रहा हूं। क्लियर है? बुध की दशा इस कुंडली में कमजोर नहीं है, वो ठीक है।
विपरीत परिस्थिति में आपको साहस देगी, उस दशा काल में आपको बल मिलेगा, लड़ करके झगड़ करके किसी भी तरीके से व्यक्ति अपने आप को सिद्ध कर देता है कि नहीं, मैं सत्य था और मैं गलत नहीं था। और दर्शन ये बुद्ध जब छठे भाव से बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को बल अलग तरीके का दे देते हैं, चपलता का। वो चपल चंचल चालाक हो जाता है और उसका प्रभाव कभी भी कमजोर नहीं होता है। क्लियर है? अष्टम भाव के अधिपति और लाभ भाव के अधिपति होकर के गुरु दशम में बैठे हैं, जहां पिता के साथ संबंधों में कई बार कमजोरी, क्योंकि पिता के कारक इसके अधिपति तो ठीक हैं, इस भाव में गुरु बैठे हैं ये भी ठीक है, पर कुंभ राशि के बैठे हैं, इस वजह से इसे सामान्य कहूंगा। मैं इसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकता क्योंकि अकेले बैठे हैं और इस भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में अपने भाव से पंचमस्त जाना, किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, और इस भाव से केंद्र में राहु का जाना पिता से संबंधों में कमजोरी या पिता के स्वास्थ्य को कमजोर, या पिता के जैसे चतुर्थ स्थान के अधिपति को देखिए, चतुर्थ स्थान के अधिपति शुक्र बुध मंगल, इन सब कई प्रकार के ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं। और चतुर्थ स्थान के अधिपति के बाद अगर इसके पूरक भाव को देखें तो सप्तम भाव के अधिपति और चतुर्थ स्थान के अधिपति शनि और सूर्य एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में, पर पिता का कारक सूर्य, धर्म का कारक सूर्य, आत्मा का कारक सूर्य, प्रणेता बनाने का कारक सूर्य, व्यक्ति को नैतिक तत्वों का जिम्मेदार और साहसिक बनाने का ग्रह सूर्य आपकी कुंडली में नीच का है। और वस्तुतः जो ग्रह उसका नीच भंग कर रहा है वो वस्तुतः अस्त होने के कारण कम से कम आपकी कुंडली में लग्नेश होने के बावजूद इस कुंडली में कारक नहीं होता है और आपको जिम्मेदारी का एहसास बहुत पहले से हो जाता है। मतलब विपरीत परिस्थिति बनती जाती है जिससे व्यक्ति लड़ता रहता है, या फिर अस्त होने के बावजूद, अस्त होने के कारण व्यक्ति का जो अपना नेचर होता है वो कई बार सही जो है वो शेप नहीं ले पाता, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति गंभीर ही बना रहता है, कभी भी उसके सामने बचपना आती, मतलब वो जैसे होता है ना कि जैसे कभी भी आराम से जीवन ना जिया, या फिर हमेशा व्यक्ति जो है वो सीने में ही लगा रहा है, हमेशा व्यक्ति जो है वो कुछ न कुछ करने की उसकी नौबत बनी रहती है, वो कभी भी आराम से, जैसे होता है कि एकदम सुकून वाली जिंदगी जो है वो थोड़ा कम सा होता है। मतलब आपके पास हमेशा ही जिम्मेदारियों को निभाने का एक बोझ लगा रहेगा, ऐसी स्थितियां दिख रही हैं। आप कभी भी शांत बैठ नहीं सकते, काम करना ही होगा, ये बात कुंडली में दिख रही है। जहां जन्म कुंडली में नवम भाव के अधिपति के बारे में और दशम भाव के अधिपति, इस कुंडली में शनि कारक होते हैं, इस कुंडली के लिए मंगल मारक होते हैं, जो आपकी कुंडली में किसे मार रहे हैं? आपके साहस को, आपके ऋण और ऋण से मुक्त होने के भाव को, आपके दुश्मनों को आपके साहस का वो बल ही नहीं दिखा रहे हैं, या फिर उनको एहसास ही नहीं करा रहे हैं कि व्यक्ति के पास भी बल है। इस वजह से उन्हें एहसास दिलाना होगा। कैसे? खर्च मत करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में ये दिख रहा है कि व्यक्ति जो है वो खर्च करेगा बेवजह के, बेफालतू की चीजों पे, और कई बार दुश्मनों को प्रभावित करने के लिए, अपना प्रभाव समाज में दिखाने के लिए कई बार व्यक्ति जो होता है वो ऋण ले बैठता है, या अपने प्रभावों को विकसित करने के लिए कई बार ऋण लेकर के घी पी रहा होता है। ये मत करिएगा। क्लियर है? दशम स्थान में गुरु का बैठना, जो जन्म कुंडली में अष्टम के अधिपति हैं, ये बात मैंने बताई। एकादशवें भाव के अधिपति का दशम में आना और जन्म कुंडली में राहु से केंद्र में होना, पर इस पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं और किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, परंतु यहाँ पे एकादशवें भाव के अधिपति का दशम में आना, ये धनी योग, महाभाग्यशाली योग और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में सौभाग्यशालिता का प्रभाव भी दिखा रहा है। तात्पर्य कहने का यह है कि व्यक्ति के जीवन में गुरु का केंद्र में हो जाना और एकमात्र शुभ ग्रह गुरु का केंद्र में होना, पर यहाँ के अधिपति का अपने भाव से पंचमस्त जाना और उस भाव को वापस देख लेना, गुरु का प्रभाव धन के लिए अच्छा रहेगा। अगर लाभ के अधिपति, भाग्य के अधिपति को देखते हो तो निस्संदेह ये एक अच्छी बात हो सकती है। अब जरा गौर से समझिए तो इनकी कुंडली में जो षडबल में ग्रह बना हुआ है वो चंद्रमा और मंगल, ये दोनों अच्छे बन रहे हैं, पर वस्तुतः जरा गौर करिए दशमांश कुंडली में तो एक नंबर की कुंडली बनती है। शुक्र यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ के अधिपति, व्यक्ति जो है वो कई बार पारिवारिक जिम्मेदारी ज्यादा निभा डालता है या निभानी पड़ती है, ये बात यहाँ से भी मैंने कही है और वो दशमांश कुंडली में भी दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पे चंद्रमा और बुध व्यक्ति की कुंडली में सपोर्टिव है। यहाँ पे सूर्य, गुरु और केतु बहुत अच्छी स्थिति में, यहाँ मंगल का 12वें जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और बाहर से जुड़ करके अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के काम करने का प्रभाव विकसित कर रहे हैं। शनि की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, जो स्वग्रही हैं तो लाभ मिलता रहे, और शुक्र का यहाँ पे बैठना ये जातक को मानसिक शांति और कर्म से व्यक्ति को संतुलित रखने का प्रयास करवाते रहेंगे। इस कुंडली में दशाओं पे अगर चर्चा कर लूं
तो जब कभी भी भूमि, भवन, वाहन आदि खरीदना हो तो आपकी कुंडली में 2033 भी एक बहुत अच्छा वक्त हो सकता है। और अभी 2027 के बाद लगातार आपके जीवन में यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, नया काम करना, नया व्यवसाय करना इधर से भी दिख रही है। वस्तुतः आप सबसे टफ टाइम से अभी गुजर रहे हैं। मैं समझता हूं कि 2024 के से लेकर के 27 तक का जो वक्त रहेगा वो आपके जीवन में थोड़ा सा और भी कष्टदायक हो सकता है, जहां आपको लेन देन में और अपने स्वास्थ्य में और साथ ही साथ अपने लाभ को मिनिमाइज होते हुए मैं देख रहा हूं, जहां पे आपको हो सकता है कि कम पैसों पे या कम पैसों पे भी गुजर बसर करना पड़े। परंतु उसके बाद जो बुध वाली दशा आएगी वो कुछ अच्छी और कुछ अच्छे मतलब बढ़िया परिणाम करते हुए मैं उसे देख रहा हूं, क्योंकि यहां पे भी वो सप्तम स्थान के अधिपति होकर के जाकर के शुभ ग्रह के साथ, चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं जो कि त्रिकोण के अधिपति हैं। और साथ ही साथ नवांश कुंडली में भी वो धनु राशि में बैठे हैं, यहां भी धनु राशि में बैठे हैं। बुध की दशा अच्छी जाने वाली है, क्योंकि वो स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति राहु ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध के ही नक्षत्र में बैठ करके नक्षत्र का सबसे बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। इस आधार पर व्यक्ति के डेली बेसिस का इनकम अच्छा होते देख रहा हूं। आपकी कुंडली में एक बड़ी अच्छी और अद्भुत बात जो मैं कहना चाहूंगा कि शनि की दृष्टि का यहां देखना, शनि की दृष्टि का यहां देखना और शनि की दृष्टि का यहां देखना, इन तीनों दृष्टियों का अगर भेद मैं बताऊं तो ये दृष्टि माता के स्वास्थ्य को और माता को हृदय से संबंधित बीमारियां, दांत की समस्याएं देने वाली, दांत की बीमारी, यहां की जो दृष्टि है वो व्यक्ति को आयु देने वाली तो बन रही है, पर व्यक्ति को कई बार घुटनों से संबंधित और कई बार कमर के नीचे के दर्द को अलग तरीके से परिभाषित करने का बन रही है। शनि की 7वीं के बाद 10वीं दृष्टि जो यहां पड़ेगी, ये व्यक्ति के जीवन में कई तरह से लाभ कमाने का लालच पैदा कर सकती है और व्यक्ति के जीवन को भाग्य में लाभ और लाभ में भाग्य का संयोजन हो सकता है। चूंकि वहां के अधिपति जन्म कुंडली में गुरु बैठे हैं, इस वजह से ये एक अलग तरीके का लाभ दिख रहा है, जो कि सामान्यतया व्यक्ति कुछ भी प्राप्त करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि प्राप्त करने वाले भाव के अधिपति दशम में बैठ करके धन भाव को, सप्तम भाव को और प्रतियोगिता भाव को देख रहे हैं। तो यहां के लिए सामान्यतया ठीक, यहां के लिए सामान्यतया ठीक और यहां के लिए सामान्यतया ठीक, क्योंकि इस कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते और बहुत अच्छे बैठे भी नहीं है इस कारण से। तो ये आपकी कुंडली रही। अब मैं कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं, पर उसके पहले मैं इनकी कुंडली में ग्रह के अवस्था के बारे में अगर चर्चा करूं तो सूर्य मृतप्राय हैं, इनको जागृत करना होगा, बल देना होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, सूर्य के मंत्रों का जप, रक्त चंदन की माला आपको धारण करनी चाहिए, सूर्य को पीले पुष्प की माला अर्पित करनी चाहिए। सूर्य के बाद चंद्रमा जिस अवस्था पे बैठे हैं 7 डिग्री पे, वो कुमार अवस्था के होंगे, इस वजह से वो 50% का परिणाम करेंगे। मंगल जो है वो 50 नहीं 100% का परिणाम करेंगे। बुध जो है वो 25% से ज्यादा 50% का परिणाम करेंगे। गुरु जो है वो 100% का परिणाम करेंगे। शनि जो है वो और शुक्र, इन दोनों में दोनों ही ग्रह कमजोर कमजोर से हैं, इस वजह से भी मैंने राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करने को कह सकता हूं। और हनुमान जी के मंदिर का दर्शन, सरसों तेल का दीपक शाम में अवश्य ही जला लेना चाहिए। और साथ ही साथ राहु और केतु आपकी कुंडली में जब भी आएंगे तो कुछ अच्छा लेकर के भी आएंगे, पर हाँ वो एक वक्त पे आने के बाद आपको अपने बुराई का एहसास भी करा के जाएंगे। मतलब कुछ बुराइयां या कुछ अच्छी चीजें, या जैसे कुछ अच्छा हो जाए तो कुछ बुरा भी हो जाए, जैसे दाम्पत्य में कुछ खट्टे मीठे अनुभव देखने को मिले, पत्नी से झगड़े होने लगे या डेली बेसिस का इनकम कमजोर हो जाए। अगर कुछ अच्छा होगा तो अचानक से धन प्राप्त हो जाए, और कई बार अचानक से ही कुछ नए मित्रों का आना भी हो जाता है। संबंध जो होते हैं वो आसपास के लोगों से बड़े अच्छे हो जाते हैं, अगले ही दिन फिर से वापस खराब भी हो जाते हैं। ऐसा देख रहा हूं, ये स्थिति आपकी कुंडली की है। दशाओं में अगर चर्चा करूंगा तो आपकी कुंडली के आधार पर राहु, केतु, चंद्रमा, बुध और गुरु, इनकी दशाएं आपके जीवन में अच्छी जाएंगी। बुध आने वाले हैं और ये हमेशा आपके लिए अच्छे हैं। मैं सबसे ज्यादा आपको यही कहूंगा कि इस बुध की दशा में गणेश चतुर्थी के व्रत को उठा लेना चाहिए और गणेश जी की जीवन भर जब तक जीवित हैं तब तक पूजा करते रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला है और बढ़िया जाएंगे। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने गीता जी का जो श्लोक बताया था, अब उसका अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? सिर्फ एक बात, और वो ये कि ये संपूर्ण प्राणी जो हैं वो सब मुझ में व्याप्त हैं, पर मैं किसी में नहीं हूं, मैं किसी में नहीं हूं।
आइए अब कार्यक्रम के अंतिम में मैं मौसमी चिमोटे जी के सवाल का उत्तर दे देता हूं, जहां इन्होंने दाम्पत्य से संबंधित सवाल पूछे हैं। ये तुला लग्न की कुंडली इनकी बनती है, 1992 इनका डेट ऑफ बर्थ है। लग्न के अधिपति शुक्र राहु के साथ द्वितीय भाव में धनदायक योग, और ये बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ कुंडली का सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में स्वग्रही होकर के बैठे हैं 10 नंबर की राशि में, जिसपे एक शुभ ग्रह चंद्रमा जो स्वयं स्वग्रही होकर के बैठे हैं, जहां से व्यक्ति के मानसिक शांति और उसके स्वभाव, व्यवहार, व्यवसाय, कर्म क्षेत्र और करियर को नई दिशा दे रहे हैं। आपकी कुंडली में भी सूर्य की दशा चल रही है। सूर्य से संबंधित क्षेत्र में अगर देखता हूं तो लग्न में ही सूर्य बैठे हैं नीच के होकर के, जिसका नीच भंग तो नहीं हो रहा, पर हां निसंदेह मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि वो फिर भी आपको परिणाम देता रहेगा, क्योंकि वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है। इस कुंडली में दाम्पत्य ठीक है, नौकरी करने वाला पति मिल सकता है, बैंकिंग से संबंधित क्षेत्रों में जाने वाला पति मिल सकता है, फाइनेंस से संबंधित क्षेत्रों में, मैनेजमेंट से संबंधित क्षेत्र से पति मिल सकता है। साथ ही साथ आपके लिए वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि, कर्क लग्न या कर्क राशि, दक्षिण दिशा की तरफ से अगर इस तरीके से, या कुंभ राशि या मिथुन राशि से अगर कोई लड़का मिले तो निसंदेह उसके साथ विवाह आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। इस कुंडली में दाम्पत्य खराब नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव पे नवमांश कुंडली में गुरु की दृष्टि है। चंद्रमा गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में पंचम भाव पे भी है। शुक्र भी जन्म कुंडली में नीच के हैं, थोड़ा विलंब जरूर हो सकता है या थोड़ी सी समस्याएं जरूर हो सकती हैं। इस वजह से मैं ये बात कहता हूं, आपको याद रखना चाहिए कि भगवती की उपासना करिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।